होगा, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अब बात एक बार फिर से चीनी सेना की, जिसके बारे में रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है और ये बताया गया कि हथियार तो हैं चीनी सेना के पास, अत्याधुनिक उपकरण भी होंगे, लेकिन चीनी सेना थकी हुई होगी, वो युद्ध लायक नहीं तैयार है। और ये एक तरह से चौंकाने वाली रिपोर्ट, चौंकाने वाला खुलासा कि युद्ध के मैदान में चीनी सेना टिक नहीं पाएंगे। अब ब्रिगेडियर साहब, मैं अरविंद जी के पास जाऊं उससे पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश कि अत्याधुनिक हथियार या उपकरण से लैस होना और युद्ध के लिए तैयार नहीं होना, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों में फ़र्क बता दूँ कि युद्ध के लिए तैयार होने का मतलब होता है कि आप अपने एडवर्सरीज़ पे किस तरीके की जीत चाहते हैं, किस लेवल का आप ऑपरेशन कर रहे हैं। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीडियम लेवल का होता है, हाई लेवल का होता है, इंटेंस वार होता है। तो आप किस तरीके की परिकल्पना कर रहे हैं, अपने मिलिट्री को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में आपका एक कुछ और एम होता है, लेकिन मेरा मानना है जो ये रैंड कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट है, मेरा मानना है कि ये तरीके एक उन्होंने एक्सपीडिशनरी फोर्सेस से उसका कंपैरिजन किया, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि 21 लाख की स्टैंडिंग आर्मी इतना हाई टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स में 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने डेवलप किया है, तमाम तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर, जैसा कि आपने बताया कि देखिए इक्विपमेंट तो है, वॉर वेजिंग मशीनरी है, प्रोडक्शन हब है, लेकिन क्या उनके जवान इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो पॉलिटिकल विल है इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। जहां तक चाइना का देखिए सवाल है, पिछले 2 दशकों से ज्यादा से वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है, लेकिन क्या वो उनके जवान कॉम्बैट वर्दी हैं? क्या उनको कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है? तो जहां तक क्लोज कॉम्बैट बैटल का सवाल है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। जी। लॉन्ग डिस्टेंस बैटल जो लड़ाई आज की डेट में लड़ी जा रही है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, आईटी में उनकी महारत हासिल है, लेकिन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में वो कितना इफेक्टिव होंगे, कहा नहीं जा सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में वो कहां स्टैंड करते हैं, उसका मिलिट्री यूज वो कितना कर पाएंगे, शायद इसका अंदाजा नहीं है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें, तो टू सम एक्सटेंट ये रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है। और जी। एक आई ओपनर है चाइनीज आर्मी के लिए, उनको भी इसको स्टडी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें लैक कर रहे होंगे, इसलिए इस तरीके की रिपोर्ट आई है। देखिए, कंपैरिजन है ये अमेरिकन आर्मी वर्सेस चाइनीज आर्मी। ये जब कंपैरिजन होगा तो नेचुरली अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनकी महारत हासिल है, और तमाम तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ उनको एक्सपीरियंस है किस तरीके से विदेशी धरती पे जी। ऑपरेट किया जाता है। रिजल्ट तो अमेरिकन आर्मी भी बहुत नहीं दे पाई, पूरे वर्ल्ड में कमोशन बना के रखा हुआ है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस चाइना इसमें लैक करता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का इस हो सकता है रिपोर्ट में मेंशन हो, लेकिन चाइनीज आर्मी को अंडर एस्टिमेट करना किसी भी विश्व के देश को बहुत भारी पड़ सकता है। हिंदुस्तान को जी। बिल्कुल सजग रहना है। हमारा मेन एडवर्सरी चाइना, जिसकी स्टैंड 21 लाख की स्टैंडिंग आर्मी, रिजर्विस्ट 11 लाख, और हाँ। तमाम तरीके का जो उसका बॉर्डर पे एक्टिवेशन है, हम ठीक है। उसको हल्के में नहीं ले सकते। अमेरिका देखिए आज की डेट में एक पैसिफाइंग टैक्टिक्स पे चल रहा है, एक तरफ वो रशिया को पैसिफाई कर रहा है, चाइना को पैसिफाई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति पूरी तरीके से एक बिजनेस मैन जिस तरीके से काम करता है उस पे बेस्ड है। ठीक लिहाजा है। इस तरीके का जो कमेंट आता है उसके कई सारे पहलू हैं। हो सकता है साइकोलॉजिकली उनको डाउन करने की कोशिश एग्जैक्टली हो सकता एग्जैक्टली है मेरा चाइना ये के ज्यादा यही से पॉइंट ज्यादा था कि क्या रिसोर्सेज ये डिफेंस में एक इन्वॉल्व हो, इसके लिए जी, कोशिश हो। क्या इस तरह की रिपोर्ट के जरिए मैं अरविंद जी, मौजूदा स्थिति में बहुत कुछ आप सोशल मीडिया मीडिया या रिपोर्ट के जरिए भी एक एक वॉर वहाँ भी है, युद्ध यहाँ भी है, तो क्या एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश है और साइकोलॉजिकली आप डाउन कर दें ये दिखाकर कि साहब क्या है आपके पास तो कुछ है ही नहीं? अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट 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 कर लीजिए सर। हेलो। जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सुमित साहब जी। आपको? जी। हाँ, दरअसल ब्रिगेडियर साहब की ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि दरअसल जो रैंड कॉरपोरेशन है, उसने ये जो रिपोर्ट तैयार की है उसके सोर्सेस क्या हैं और जो सोर्स हैं वो कितने रिलायबल हैं, उसी के बाद में
हम इस आकलन पर पहुँच पाएँगे कि वह कितना है। पर क्योंकि मैं जो चीन की जो घरेलू नीति और जो विदेश नीति है, उसको काफ़ी लंबे दशकों से देखता रहा हूँ, ख़ासकर जो वहाँ पर जो न्यूज़ फ्रॉम चाइना करके एक जो उनकी जो पॉलिसी रिलेटेड जो जर्नल आती थी, जो भारत में भी काफ़ी पॉपुलर थी, जो चीन के अध्ययन करने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं चीन के बारे में एक ख़ास चीज़ ये बोल सकता हूँ कि चीन की एक ख़ास स्ट्रैटेजी रही है। पुराने 60-70 डिकेड्स तक ये चीन ने ये तय किया था कि वह खाली अपना आर्थिक विकास करेगा और लड़ाइयों वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं उलझेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि 1962 के बाद में बहुत सारी छोटी-मोटी मात खाने के बाद भी भारत से कहीं और जो छोटी-छोटी जो लड़ाइयाँ हुई, जिसमें कभी चीन ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ, कभी भारत, पर उसने हमेशा शांति बनाए रखी और भारत के साथ एक अलिखित समझौता टाइप का था कि हम लड़ाई में नहीं उलझेंगे और इसका फ़ायदा हुआ चीन को कि उसने अपनी आर्थिक प्रगति की। अभी चीन यह जानता है कि दरअसल युद्ध करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि युद्ध का हौवा खड़ा करना और ये बड़ी-बड़ी जो आर्मी जो रख रहे हैं या जो नए-नए हथियार हैं, ये केवल डराने के लिए होते हैं। इनका इस्तेमाल कई बार नहीं होता है। फिर अमेरिका और चीन की विदेश नीति में ख़ास फ़र्क ये है कि चीन की सेनाएँ पूरे संसार भर में उतनी नहीं फैली हुई है, जितनी कि अमेरिका की फैली हुई है। जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी ज़िक्र किया, चीन जो असली जो उसकी ताकत है, वो उसकी आर्थिक ताकत है और जो ख़ासकर उसने ये जो अपनी ताकत बनाई है, वह यह है कि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ख़ासकर जो पनामा नहर के बारे में भी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है। भारत भी चीन की जो निर्माण की गतिविधियाँ उससे काफ़ी चिंतित रहा है। तो वो दरअसल और उसका जो पूरे संसार भर में वो जो बड़े-बड़े पुल बना रहा है, बड़े-बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो असली थ्रेट है। पर उसके साथ-साथ तो और बीच-बीच में ये सवाल उठता रहा है कि दरअसल जो चीन अपनी आर्मी की या अपनी सेनाओं की जितनी ताकत बताता है, वास्तव में वह है नहीं। तो शक को बिल्कुल खारिज तो नहीं किया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको जब तक स्टडी ना करें, मुझे लगता है कि रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट को अभी इतना विश्वसनीय नहीं माना जाना जी। चाहिए। सुमित लेकिन साहब। लेकिन अमूमन इस तरह की रिपोर्ट के पीछे क्या मकसद होता है? क्या एक एक ये मनोवैज्ञानिक ये बढ़त, मकसद क्योंकि अमेरिका जी के बिल्कुल का थिंक सुमित टैंक साहब। माना जाता है। मैं समझ सकता हूँ, इसका एक मकसद तो होता है जिसका ज़िक्र आपने किया है, कि एक तरीके का यह वो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, उसका एक हिस्सा होती है, एक ख़ास तरीके का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसका आपने ज़िक्र किया, वो बनाने के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये इस चीज़ों को जो डील करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं और उन पे इस तरीके के किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर काम नहीं करता है क्योंकि वह हकीकत को जानता है। अगर आप ब्रिगेडियर साहब से ये कहेंगे कि ये है ऐसा क्योंकि वो तो जानते हैं कि सेनाओं में होता क्या है। हुँ। तो वह आम जनता या जो इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, उन पे एक दबाव का काम कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत उस तरीके से भी इसका है मकसद है। लेकिन पर हाँ, ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर गलवान घाटी के अनुभव को अगर आप बता सकें, आपने जो देखा सुना होगा, आपके पास भी कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए होंगे। झड़प, एक मेन टू मेन जब झड़प होती है, आमने सामने की झड़प जब होती है, और फिर या फिर युद्ध के मैदान में जब लड़ाई होती है, युद्ध कई तरीके के हो गए हैं और अब उसमें भी आजकल के तरीके ये हैं कि अब तो साहब आपको लड़ना ही नहीं है, अब तो ड्रोन हमले, ड्रोन अटैक की बात होने लगी है, अब एयर अटैक की बात होने लगी है। तो युद्ध के मैदान जैसी अब चीज़, कोई मैदान अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर ये कहा जाता है कि सेना के जवान युद्ध लड़ने लायक नहीं हैं, लेकिन उनके पास अत्याधुनिक उपकरण हैं, हथियार हैं, लैस हैं हथियारों से, फिर भी वो खतरनाक है। गलवान घाटी के अनुभव को अगर आप देखें तो। देखिए, गलवान घाटी घाटी का जो इंसिडेंट है वो आइसोलेटेड है। इस तरीके की लड़ाइयाँ होती नहीं। जब 2 देश लड़ते हैं तो उसका बैटल बड़े इंटेंस लेवल पे जाता है। ये हमारा बॉर्डर पेट्रोलिंग पॉइंट के डिस्प्यूट थे जिसमें कि धक्का-मुक्की इस तरीके के लोकली फैब्रिकेटेड जो कि आपको मारे ना, आपकी जान पे ना बनाए, उसका इस्तेमाल किया गया था और इसी के तहत ये इस तरीके के स्कर्मिशेस हुए और अल्टीमेटली उसमें देखिए बहुत सारे चाइनीज़ की जान गई। बहुत संख्या में हमारे जो सेना थी उनके ऊपर भारी पड़ी। इस तरीके का जैसे कि बैटल लड़ाई लड़ने का तरीका होता है, एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी का फायर और फिर तमाम तरीके के ऑटोमैटिक वेपन का इस्तेमाल, बिल्कुल
बैटलफील्ड को सैचुरेट करके एनिहिलेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस तरीके का वो बैटल नहीं था, एक डिफरेंट तरीके का स्क्रमिशेस था और उसके रिजल्ट जो थे, हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादा चाइनीज आर्मी को डैमेज पहुंचाया। जब देखिए कॉम्बैट एफिशिएंसी की हम बात करते हैं चाइनीज आर्मी की, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का आपके पास वेपन का आर्सेनल है, जिस तरीके के आपके पास इक्विपमेंट है, क्या आपके सोल्जर्स उसको हैंडल करने के लिए ट्रेन्ड हैं? कितनी आपने ट्रेनिंग दी? क्या उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उसका जुडिशियस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं? किस तरीके का आप कॉम्बैट रिजल्ट चाह रहे हैं? जी। कि जब आप वॉर गेमिंग करते हैं तो ऐसा होता है कि तमाम तरीके के रिसोर्सेज या तो एक्स्ट्रा ज्यादा यूज हो जाते हैं या अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। ठीक तो है। लड़ाई वही देश जीतता है जो सारे युद्ध के लड़ने की विधाओं का सही तरीके से मिश्रण करता है और उसका एक ऑप्टिमम बिल्कुल, रिजल्ट निकालता हालाँकि है। हालाँकि ऐसा हो कि जैसा कि आपको अरविंद जी ने एक कहा या फिर आपने भी कहा, मैं चूँकि समय कम है सर, सॉरी, कि हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और दुश्मनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ी गलती हो जाती है। यकीनन इस रिपोर्ट के ज़रिए और इस रिपोर्ट का आकलन अपने-अपने तरीके से होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि चीनी जो होते हैं, चाइनीज़ जो होते हैं, वो दिखाते कुछ और हैं और छिपाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। उनके बारे में आप यकीन से नहीं कह सकते हैं कि क्या है उनकी ताकत, उनकी कमज़ोरी। इसलिए बैटल में, जब युद्ध के मैदान में आप कमज़ोरी और मजबूती दोनों पर गौर करते हैं कि इस दुश्मन की कमज़ोरी क्या है, मजबूती क्या है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेन्दु जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।